ओके चलो, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर सेशन ऑफ सी एंटर डेमो। लॉ के अंदर हमने जो चैप्टर किया था स्टार्ट, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, ये चैप्टर के अंदर अपने कितने सेक्शन है? बेसिकली 5 सेक्शन है। कहां से स्टार्ट होते हैं सेक्शंस बताओ? 123, 124, 125, 126 एंड 127। तो चलो एक एक करके बता देता हूं। यू हैव टू राइट इट डाउन नाउ। ओके, तो चलो फटाफट से लिख लेंगे। ऑल ऑफ यू डू इट फास्ट। मैं इसको बता दूंगा एक एक सेक्शन को। सेक्शन 123 से स्टार्ट करूंगा, प्लीज राइट इट फास्ट। सेक्शन 123, conditions for declaration and payment of dividend. Conditions for declaration and payment of dividend. Then section 124, unpaid dividend account. Unpaid dividend account. Now section 125, IEPF। सर IEPF का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। Then section 126, dividend to be held in abeyance. Dividend to be held in abeyance. सर abeyance मतलब होल्ड पे रखना। abeyance का मतलब है होल्ड पे रखना। And 127th section talks about punishment. Punishment for failure to distribute dividend. Punishment for failure to distribute dividend within 30 days. Within 30 days. ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये है 123। देन 124 है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 है IEPF, 126 है डिविडेंड हेल्ड इन अबेयंस एंड 127 है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। डोंट वरी, पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, तो आप उसमें से भी जाके सुन सकते हो। तो चलो ध्यान से, अभी सेक्शन 123 की स्टार्टिंग होने वाली है, बराबर? तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। मैं फटाफट से उसको आपको बता दूंगा और फिर सिर्फ रीडेबल वाला पार्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनो। सबसे पहले तो कंडीशंस क्या है सर? तो पहला है सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। पहली कंडीशन है लेट्स से सोर्स ऑफ डिविडेंड। सर डिविडेंड किसमें से बांटा जाता है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखो आपको बता देता हूँ, ये देखिए, यस, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, ये देखिए सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। सर डिविडेंड किस किस में से बांटा जाएगा? तो डिविडेंड बांटा जाएगा कंपनी के करंट ईयर प्रॉफिट या कंपनी के प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स या मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बराबर, मैंने आपको 3 जरिए बताए जिसमें से डिविडेंड पे किया जाएगा। कितने जरिए बताए मैंने आपको? 3 जरिए। पहला मैंने जरिया बताया प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में जो पैसा कमाया कंपनी ने उसमें से डिविडेंड बांटा जाएगा। दूसरा प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, इन सिंपल वर्ड्स अपने रिजर्व्स होते ही है। क्या होते हैं ये? रिजर्व्स। तो इसमें से भी कंपनी डिविडेंड बांट सकती है। तीसरा मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन? जो मनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है या वो गारंटी देती है गवर्नमेंट कि कंपनी अगर नहीं पे कर पाई तो मैं पैसा दूंगी, उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा। ऑब्वियसली वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज होती है, हर एक कंपनी को गवर्नमेंट गारंटी देती बैठेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट पूरी लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ओके, तो सबको समझा सोर्सेस ऑफ डिविडेंड?
गवर्नमेंट अगर देती है तो बाद में रिकवर करेगी ना। यस अकॉर्डिंग टू देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई तू मुझसे, मैं जो तुझे आज फाइनेंशियली असिस्ट कर रही हूँ, गवर्नमेंट बोल रही है आपको, बराबर, गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि मैं आज तुझे फाइनेंशियली असिस्ट कर रही हूँ, तो ये पैसा तो मुझे कब लौटाएगी? वो एक अग्रीमेंट है, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसके हिसाब से म्यूचुअली डिसाइड होता है। एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। आगे मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट। अच्छा अभी इधर क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ये तीनों पॉइंट्स होने के बाद में नीचे आता हूं थोड़ा सा, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड के बाद में नोट वन, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डेप्रिसिएशन अगर तुम्हारा कुछ रहेगा, देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन कुछ रहेगा या तुम्हारे कुछ प्रीवियस ईयर के लॉसेस रहेंगे, बराबर, क्या वो सेट ऑफ करने पड़ेंगे। ये समझा क्या? बोलो। मतलब तुम जो पैसा डिविडेंड बोल के बांटना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉफिट चाहिए, बट प्रॉफिट इस साल का है, हो सकता है आपने पिछले साल में लॉस किया होगा, इनकर किया होगा, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपको पिछले साल का लॉस पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। कुछ समझा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वो एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आएगा। अपना वही एशियन पेंट्स की कंपनी है, 2019 में उन्होंने लॉस इनकर किया है 25 करोड़ का, और 2020 में उन्होंने लेट्स से 100 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। 25 करोड़ का लॉस था और 100 करोड़ का क्या है बोलो, प्रॉफिट है। तो इस साल डिविडेंड बांटने से पहले उनको 100 लाख में से कितना लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा बोलो रे? 25 करोड़ का लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है कितना बचेगा बोलो? 75 करोड़, उसमें से ही डिविडेंड बांटा जाएगा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? बताएंगे। परफेक्ट एकदम। ये थी नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, इन कंप्यूटिंग, ध्यान से सुनियो, अच्छा लगेगा आपको। इन कंप्यूटिंग एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, ऐसे गेन्स जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं, या जिसे हम लोग नोशनल गेन्स भी बोलते हैं, वो नेशनल नहीं है, वो नोशनल है। और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स से जो भी आपको गेन हुआ है, वो गेन आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली वो रियलाइज्ड गेन है क्या? नहीं, वो तो अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड है ना, अनरियलाइज्ड गेन कभी अपना जेब में आता है क्या? ख्याली पुलाव, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, वो ख्याली पुलाव है आपके, आपने तुरंत पैसा कमा लिया क्या उतना? नहीं। तो अनरियलाइज गेन, नॉशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन वाला गेन, ये तुम्हें जेन्युइनली प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है। सिंपल, खत्म। ओके, यस। एंड नोट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। क्या बोल रहा है आपको नोट नंबर 3? ध्यान से सुनना। नोट नंबर 3 ये बोल रहा है आपको, कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ये जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट अर्नड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अंडरलाइन, एंड देयरफॉर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इन सिंपल वर्ड्स, तो सर फिर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों प्रॉफिट्स होंगे, तो कैपिटल प्रॉफिट में से अपन डिविडेंड बांट सकते क्या? द आंसर इज नो। तो सर फिर रेवेन्यू में से बांट सकते क्या? द आंसर इज यस। समझा? कौन से प्रॉफिट में से आप डिविडेंड बांट सकते हैं? सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट में से, कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं बांट सकते। ओके, तो तीनों नोट समझी कि आपको बताएंगे? एकदम क्लियर। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या बोल रही है? करंट ईयर के प्रॉफिट्स के अंदर अगर आपका प्रीवियस ईयर का लॉस दिख रहा होगा तो वो सेट ऑफ करने के बाद ही आप डिविडेंड बांट सकते हो। दूसरा, डेप्रिसिएशन भी वैसे ही सेम इफेक्ट। नोट नंबर 2, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन्स और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का जो भी आपको अमाउंट रहेगा उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। एंड नंबर 3, कैपिटल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड नहीं बांट सकते, वो सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बांटा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, लेट मी शो यू इन डिटेल। पॉइंट नंबर बी इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, छोटा सा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा इधर में आपका, छोटा सा पॉइंट है। सर ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है? अरे भाई रिजर्व्स तो आपको पता है ना, रिजर्व्स क्या होते हैं? प्रॉफिट में से निकाला हुआ हिस्सा इज नथिंग बट रिजर्व्स। ये सॉर्ट ऑफ, बराबर। तो
कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है कि आपको प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटने से पहले कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है। क्या है? मैंडेटरी नहीं है, वो कंपनी की इच्छा है कि उनको रिजर्व में ट्रांसफर करना या नहीं करना। ये समझा क्या? बताएंगे ऑल ऑफ यू। वो कंपनी की इच्छा है कि आपको आपके पैसे जो आपने कमा के रखे हैं उसमें से आपको रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, वो कंपनी की इच्छा है, आपको मैंडेटरी नहीं है। सबको समझा भाई? बताएंगे यस और नो। परफेक्ट, एकदम वेरी गुड। तो ये था ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, एग्जाम्पल 5 एकदम सिंपल बना के दिया है, रीड करते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल है। फॉर द करंट ईयर, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। फॉर द करंट ईयर, Alma Watches Limited proposes to transfer more than 10% of its profit to reserves before declaration of dividend. Can the company do so? कर सकती ना, लेकिन कंपनी का मैंडेटरी क्या? कंपनी के ऊपर जबरदस्ती क्या? नहीं। ये जो भी रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है ये कंपनी का डिस्क्रिशन है, कंपनी की इच्छा है। देखो आंसर में उन्होंने वही बोला है, देखो जरा ध्यान से आंसर, अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा। द अमाउंट, देखो द अमाउंट to be transferred to the reserves out of profits for any financial year before declaration of dividend has been left to the discretion of company. ये किसकी इच्छा है? बोलो, कंपनी की इच्छा है। Therefore, Alma Limited is free to transfer any amount of its profit to reserve as it may deem fit. उनको जितना लगता है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको नहीं लगता है नहीं करेंगे। समझा? एकदम क्लियर, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम्पल 6 भी वैसे ही कुछ दिया है, आप रीड कर सकते हो, ठीक है? ध्यान से सुनना। अभी मैं पॉइंट ए पे आता हूँ। पॉइंट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत भारी है। पॉइंट ए सबको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, एकदम मस्त पॉइंट है, एक्सप्लेन करूंगा, मजा आएगा आपको, बिलीव मी, बहुत मजा आएगा। पॉइंट का हेडिंग पहले तो रीड कर लेते हैं एंड फिर अपन उसकी प्रोविजन को पढ़ेंगे और समझेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड when there is inadequacy or absence of profit. सर लाइन का तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने पैसा नहीं कमाया है या कंपनी के पास प्रॉफिट जो है ना डिविडेंड बांटने के लिए वो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब क्या ना, से इट इज नॉट इनफ, पूरे सा नहीं है कि नहीं? तो कंपनी फिर भी डिविडेंड अगर बांटना चाहे तो बांट सकती है क्या? तो आंसर इज यस, वो बांट सकती है, लेकिन फिर उसे रूल 3 की प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेगी। कौन से रूल की? ये रूल 3 आपको याद रखना पड़ेगा। रूल 3 ऑफ कंपनीज, डीपीडी रूल्स 2014। सर डीपीडी बोले तो आपके चैप्टर का नाम, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, बराबर। जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया था, इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में, और इनकम टैक्स रूल्स कब आए? 62 में। ठीक उसी तरह कंपनीज एक्ट आया 2013 में, रूल्स कब आए? 14 में। याद रहेगा एकदम पक्का। तो कंपनीज डीपीडी रूल्स 2014 का रूल नंबर कौन सा? 3। ये रूल 3 क्या बोलता है? उसकी प्रोविजन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कब? जब कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट नहीं है। एकदम क्लियर, परफेक्ट। तो सर एक एग्जांपल लेंगे, ध्यान से, एकदम पूरा एग्जांपल ध्यान से देंगे। एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है लेकिन उसके पास इनफ प्रॉफिट नहीं है, बराबर। तो ए लिमिटेड क्या क्या कर सकती है और क्या वो कौन सी रूल की कंडीशन उनको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? तो रूल 3 की कंडीशन उनको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन से रूल की? रूल 3 की, बराबर। सर रूल 3 की कंडीशन नंबर 1 क्या है? चलो रीड करते हैं। रूल 3 की कंडीशन नंबर 1 क्या है? कि जो डिविडेंड वो बांटना चाहती है वो पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने? बोलो कितने? 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिलेट से उन्होंने 3 साल का जो एवरेज है, देख लो, रेट ऑफ डिविडेंड पहले मैं लिख लेता हूं। रेट ऑफ डिविडेंड शैल बी लेस देन एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कितने? 3 फाइनेंशियल ईयर्स। एक एग्जांपल, पिछले 3 साल का एवरेज है, लेट से एक साल है 15% बांटा, दूसरी साल 20% बांटा,
तीसरी साल 10% बांटा। बोलो तीनों का एवरेज कितना आएगा रे? 15 + 20 35 + 10 45 और 45 डिवाइडेड बाय 3, बोलो कितना आएगा? 15। तो इस साल कंपनी 15% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती। कंडीशन नंबर 1 समझी क्या? यस और नो? एकदम क्लियर? बताएंगे प्लीज। ऑल ऑफ यू बताएंगे प्लीज। कंडीशन नंबर 1 रूल 3 की समझी क्या? रेट ऑफ डिविडेंड शैल बी लेस देन एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के रेट्स। मैं बताऊंगा अभी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? दैट जो भी अमाउंट ऑफ रिजर्व्स में से निकालेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ रिजर्व में से निकालेंगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व में से क्यों निकालने की नौबत आई रहे? क्योंकि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है ना, ये समझा क्या? बराबर। तो अगर जो भी आपको अमाउंट रिजर्व में से विड्रॉ करना है, दैट शुड नॉट बी, ध्यान से सुनना, दैट शुड नॉट एक्सीड, दैट शुड नॉट एक्सीड, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ, कितना कितना बोला मैंने? 1/10 ऑफ, इन ब्रैकेट में लिख लेता हूं लगे तो उसको नेक्स्ट लाइन में, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। कंडीशन नंबर 2 समझी क्या? बताएंगे। क्या बोला है? जो भी अमाउंट आप रिजर्व्स में से निकालने वाले हो, विड्रॉ करने वाले हो, वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। उससे अगर ज्यादा है तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, समझा? या आप रूल की 3 के कंडीशन में बैठते नहीं। कंडीशन नंबर 2 हो गई। एंड द लास्ट कंडीशन इज कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है? जो भी आपका रिजर्व है ना, उसका बैलेंस, जो भी आपका रिजर्व है उसका बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो, शुड नॉट फॉल बिलो 10% ऑफ, कितना परसेंट? 10% ऑफ, सॉरी 10 नहीं है, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। 3 कंडीशन समझे क्या? मुझे बताएंगे। कंडीशन नंबर 1, रेट कितना होना चाहिए? पिछले 3 साल के एवरेज से कम। दूसरी कंडीशन, जो भी अमाउंट ऑफ रिजर्व में से निकालेंगे वो कितनी होनी चाहिए? 1/10 ऑफ, नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। और जो बैलेंस रिजर्व में बचेगा वो कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये तीनों कंडीशन कौन से रूल में दी हुई है? रूल 3 में, रूल 3 ऑफ डीपीडी रूल्स 2014। ये समझा क्या? बोलेंगे ऑनलाइन वासियों, फटाफट से बताएंगे। अनुष्का, अथर्व, अवंतिका, हर्षदा, गायत्री, दुर्गा, भविका, जनिशा, कायनाथ, आदित्य, बोलो 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 बोलो, नेहा, प्रणीता, प्राजक्ता, शिवानी, रुचा। मैंने जो एक्सप्लेन किया तीनों कंडीशंस को, वो समझी क्या? प्लीज बताओ ऑल ऑफ यू। यस, एकदम क्लियर है? तीनों कंडीशन किसकी है? रूल 3 की है। कौन से रूल? डीपीडी रूल्स 2014 की तीनों कंडीशन से। सर तीनों कंडीशंस की नौबत क्यों आई? क्योंकि प्रॉफिट जो बांटना, मतलब डिविडेंड जो बांटना था कंपनी को, वो प्रॉफिट की अमाउंट इनएडिक्वेट थी, कम पड़ रही थी, सिंपल। तो देखो आपको वही दिया हुआ है नीचे डिक्लेरेशन के अंदर, ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 देखो दिख रहा है, एंड कंडीशन नंबर 3। समझा? एकदम क्लियर? परफेक्ट। यस, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, डोंट वरी। तो चलो उसके बेसिस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। हाँ चलो, ये एक एग्जांपल, कौन सा? कैप्रिकन वाला। कौन सा? कैप्रिकन इंडस्ट्री वाला एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, सो दैट आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। चलो कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 7, इसका आंसर तक अपन इसको लेके जाएंगे। चलो, कैप्रिकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 lakhs एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व ऑफ 240 lakhs। पेड अप शेयर कैपिटल है 200 लाख, रिजर्व है 240 lakhs। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 20 इज 30 lakhs। 31 मार्च 2020 में कितना लॉस हुआ है उनको?
30 लाख का, बराबर। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट्स ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ईयर 1 9% दिया था, ईयर 2 10, ईयर 3 12, बराबर है। एक लाइन आपको पूछिए सवाल के फॉर्मेट में, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। बोलो रे, कितना रेट होना चाहिए, बोलो ना। तीनों का एवरेज लो, 9 + 10 19, 19 + 12 31, 31 डिवाइडेड बाय 3 कितना है रे, 10.3। ये आ गया 10.3। इससे रेट ज्यादा हो सकता क्या, नो, समझा। तो 200 lakhs पे 10.3 बोले तो कितना, 20.6 तुम्हारा डिविडेंड हो सकता है। ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जो भी तुम विड्रॉ करने वाले हो वो किससे कम होना चाहिए, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। देखो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है 200 lakhs, रिजर्व्स है 240 lakhs, दोनों की टोटल करो, 200 + 240 440, 440 का कितना परसेंट, 10%, दिख रहा है। तो 10% 440 का आ जाएगा कितना, बोलो ना, 44 lakhs। अभी लॉस तुम्हारा है इस साल का कितना, 30 lakhs। तो अमाउंट अवेलेबल कितना होना चाहिए, 14 lakhs, ठीक है, परफेक्ट। एंड हेंस द क्वांटम ऑफ डिविडेंड इज फर्दर रिस्ट्रिक्टेड टू 14 lakhs। मतलब 20.6 में से भी तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन आ गया 14 lakhs तक, क्योंकि उतना ही अमाउंट है तुम्हारे को रिजर्व में रखने के लिए। एंड कंडीशन नंबर 3, जो बैलेंस है रिजर्व का वो कितना होना चाहिए, शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल है आपका 240 lakhs, बराबर। उसका कितना परसेंट, 15%, कितना आएगा, सॉरी 240 नहीं, अपना तो पेड अप शेयर कैपिटल 200 lakhs, 200 lakhs का 15% कितना है, 30 lakhs तुम्हारा क्या होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस रिजर्व होना चाहिए। अभी अक्यूमुलेटेड रिजर्व तुम्हारे कितने थे, 240 में से आपने 14 निकाल लिए, तो अभी भी 226 बचे, मतलब तुम कंडीशन में फुलफिल बैठते हो, बराबर है। एकदम क्लियर समझ रहा है क्या भाई, बोलेंगे यस सर, एकदम क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Thus, a company can declare a dividend of 14 lakhs, that is at the rate of 7% on its paid up share capital of 200 lakhs, क्योंकि 200 lakhs का 7% will be 14 lakhs, समझा क्या, 2 7 जा 14, तो 14 lakhs बराबर 7% बैठता है। मुझे बताइए सबको समझा क्या, ऑल ऑफ यू, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था आपका क्या, कंडीशंस। अगर तुम्हारे प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है तो रूल 3 की कंडीशन तुमको फुलफिल करनी पड़ेगी, ओके, एकदम क्लियर, वेरी गुड। अगला पार्ट आ रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगला पार्ट क्या आ रहा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी डिविडेंड किस किस को पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब अपन बात करेंगे, ठीक है, चलेगा, ओके। सर पढ़ाई की बातें बहुत हो गई, थोड़ी अदर बातें भी कीजिए ना। क्या बातें करूं, बोलो बोलो बोलो, आप ही बोल दो। अरे भाई डेमो है डेमो, तो डेमो के अंदर आप इतना झोंक लो खुद को कि भाई जब रिजल्ट आएगा ना तो इतना स्पीड अप हो जाए आपका स्टडी, कि ये भी स्टडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आपका एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना उसको, एक एंथुजियाज्म एक अलग लेवल का चले जाता है, बराबर है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट के अंदर, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो उसके अंदर सबसे पहले रीड करता हूं मैं पार्ट ए। पार्ट ए, डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। रजिस्टर्ड, जिसका रजिस्टर में नाम दर्ज है उसी को डिविडेंड मिलना चाहिए, और हिज ऑर्डर, वो बंदे ने बोला हुआ है कि इसको डिविडेंड देना, उसने ऑर्डर दिया है ना, तो उसको दो। अदरवाइज टू हिज बैंकर, उसने बोला है कि मेरे बैंक में डिपॉजिट कर देना, बात खत्म, समझा। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और हिज ऑर्डर और हिज बैंकर, सिंपल, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, इन केस a shareholder informs the company to pay dividend to a particular banker, and if the payment is so made by company, then it shall be deemed
कि वो पेमेंट हो चुका है, बराबर। एंड अ परचेजर ऑफ शेयर्स हुज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर कैन नॉट क्लेम पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बराबर ना। उसको डिविडेंड क्लेम हो सकता है क्या? नहीं। दो ही माइट हैव मेड फुल पेमेंट टू द सेलर ऑफ शेयर्स, भले उसने सेलर को पूरा पेमेंट कर दिया, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में उसका नाम नहीं है ना, उसको तो समय लगता है ना भाई। तो जब तक कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम नहीं आएगा, बोलो मुझे, डिविडेंड पे होगा क्या? नहीं होगा, खत्म। ओके, इसके अंदर मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर शेयर्स जॉइंट नाम पे है, ये समझा क्या? एक एग्जांपल देना चाहूंगा मस्त मजेदार। विरुष्का, अभी मस्त इंटरेस्ट आएगा तुमको ना, विरुष्का नाम बोला, विकेट बोला, विकेट है ना, तो तुम्हारी विकेट भी उड़ती है फिर धीरे धीरे। विरुष्का, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कोहली, बराबर, ये दोनों ने एक शेयर ना ज्वाइंटली खरीदा है, लेकिन हुआ ऐसा, अनुष्का शर्मा बोली, ए विराट, शेयर में ना सबसे पहले नाम मेरा आएगा फिर तेरा आएगा, तो प्रायोरिटी किसकी है? अनुष्का की। स्पेलिंग मतलब अल्फाबेट्स वाइज भी अनुष्का, ए कम्स फर्स्ट, विराट कम्स एकदम लेट तो अनुष्का ने क्या बोला, मेरा नाम पहले डाल शेयर्स पे, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में भी मेरा नाम पहले डाल। तो बोलो ना कौन से ऑर्डर में शेयर का वो डिविडेंड का पेमेंट होगा? मालूम है? अनुष्का को जाएगा। ये समझे क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आईसीआई के, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, इसमें एमसीक्यू भी बताऊंगा मैं आपको। तो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में कैसा होता है, जिसका नाम प्रायोरिटी में है ना, प्रायोरिटी में पहले उसको डिविडेंड दिया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? बताएंगे प्लीज, ये सब एकदम क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हो सकता है, ध्यान से, अपना जो पॉइंट चल रहा था कि भले वो, यस, एनी क्वेश्चन इज देयर? हाँ, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी एक अपना जो पॉइंट चल रहा था कि सर उस लेट्स से मैं बायर हूं और सेजल सेलर है, ध्यान से सुना, सेजल इज सेलिंग मी हर शेयर्स टू मी, मैं बायर हूं, वो सेलर है, मैंने सेजल को पूरे पैसे पे कर दिए, बट मेरे नाम पे अब तक शेयर्स नहीं हुए, कंपनी के रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं हुआ मेरा नाम, तो अभी डिविडेंड किसको देना चाहिए? सेजल को कि सीजे को? बोलो। नहीं, दोनों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रोसेस नहीं हुआ ना पूरा, तो वो जो डिविडेंड का अमाउंट है ना, वो अबेयंस में चले जाता है। मैंने एक सेक्शन लिखवाया आपको, कौन सा सेक्शन है बोलो तो? 126, डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस, वो डिविडेंड होल्ड पे रखा जाएगा, एंड जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं हो जाता कि अभी ये शेयर सीजे को ट्रांसफर हो चुके हैं, या शेयर सीजे को ट्रांसफर नहीं हुए हैं, फिर से सीजन ने ले लिए है, जो भी है, तो फिर जो भी नाम कंपनी के इधर रिकॉर्ड फाइनली होगा, फिर उसको वो डिविडेंड अबेयंस में जो होल्ड करके रखा था, वो फिर से रीपे कर दिया जाएगा। सबको समझा क्या भाई? बोलेंगे परफेक्ट। तो देखो उसी के बारे में एक लाइन दी हुई है, अच्छा पैरा दिया हुआ है, मैं रीड करूंगा, मैंने हाईलाइट किया, देखो जरा ध्यान से। A purchaser of shares whose name is not entered in the register of members cannot claim payment of dividend. ध्यान से सुनना, cannot claim payment of dividend, though he might have made full payment to the seller of shares. In this regard, we will later this in this chapter see section 126 for keeping the dividend in abeyance pending registration. क्योंकि अब तक उस पे रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या नाम पे? नहीं हुआ है, तो उसको उस डिविडेंड को होल्ड पे रखा जाएगा। एकदम क्लियर? परफेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक बॉस लिंक करना है अपने को, बस तो मजा आपका ज्यादा आएगा। ओके, आदित्य म्यूट कर लेंगे खुद को, क्योंकि कुछ साउंड डिस्टर्बिंग हो रहा है। ध्यान से आगे चलता हूं। पॉइंट नंबर बी, dividends are payable in cash and not in kind, and dividends are that are payable to the shareholders in cash may also be paid by check or dividend warrant or through any electronic mode. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, कंपनी जो डिविडेंड पे कर दी है शेयर को, वो उनके बैंक अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट पता है आपको, डीमैट पता है ना, डीमैट फॉर्मेट, डीमटेरियलाइज्ड मतलब सब इलेक्ट्रॉनिकली सब शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, बराबर। तो डिविडेंड भी क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। बट लॉ में ऐसा बोला हुआ है कि वो कैश में ही पे होगा, काइंड में पे नहीं होगा। काइंड मतलब कंपनी कल आपको ऐसे नहीं बोल सकती, ए सेजल मैं ना तुझे ना डिविडेंड है ना मेरी एक असेट दे देती हूँ,
चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो काइंड में कभी भी डिविडेंड नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी कैश। ठीक है, वेरी गुड। तो ये था पॉइंट नंबर बी। तो देखो एक अच्छी डायग्राम मैंने आपको निकाल के बताई हुई है सामने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल इन कैश, चेक, वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। बराबर। दूसरा पेबल टू, किसको पे किया जाएगा? बोलो। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ शेयर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। निधि, अभी निधि कंपनी का थोड़ा सा गड़बड़ अलग होता है। निधि कंपनी क्या होती है वो हम लोग अभी मेन रेगुलर बैच पे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं उस पॉइंट को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ठीक है, चलेगा। देन ऐसी कौन सी प्रोहिबिशन से जो कि डिविडेंड डिक्लेरेशन पे लगाए हुए हैं? तो देखो जरा ध्यान से। जो कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी है, डिफॉल्टिंग माने क्या? कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, पाप किया है, पाप गुनाह किया है। ठीक है, तो गुनाह कौन सा किया है? सेक्शन 73 सेक्शन 74 का गुनाह किया है। सर सेक्शन 73 74 मालूम नहीं हमको, तो गुनाह कहाँ से पता चलेगा? मैं बताता हूँ ना, लोड क्यों लेते हो? सेक्शन 73 बोले तो क्या, तुमने पब्लिक से कुछ पैसा डिपॉजिट बोल के लिया, तुमने पब्लिक से डिमांड किया, आओ पब्लिक मेरे कंपनी में डिपॉजिट बोल के इन्वेस्ट करो, बट तुम एक्चुअली प्रोहिबिटेड थे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से, तो तुमने पाप किया, तुमको प्रोहिबिट किया हुआ था, बट स्टिल तुमने एक्सेप्ट किए डिपॉजिट्स, तो ये प्रोहिबिटेड है, फिर भी तुमने एक्सेप्ट किया, तो तुमने सेक्शन 73 का ब्रेक कर दिया प्रोविजन, तो तुमको डिविडेंड बांटने के लिए मना किया हुआ है। और सर सेक्शन 74 क्या है? ठीक है, माना कि तुमने डिपॉजिट ले लिए पब्लिक से, लेकिन तुम रीपे ही नहीं कर पाए। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये एक्ट जो है 2013 का, वो कमेंस होने से पहले आपने रीपेमेंट नहीं किया, तो भी तुम्हारे को डिविडेंड बांटने के लिए मना किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है। तो ये दो सेक्शन है, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। अगर तुम कंप्लाई नहीं करते हो तो तुम तुम्हारे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांट सकते। ये है पहला केस। एंड दूसरा केस है प्रोहिबिशन इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। कल बताया था मैंने आपको, सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या ना, ऐसे इट इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। यस और नो, जिसका प्रॉफिट कमाना मकसद ही नहीं है, तो वो कंपनी उनके मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकती, उनको प्रोहिबिट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? प्रोहिबिट, उनको रोका हुआ है। तो ये दो केसेस में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड। पहली केस कौन सी? कौन सी? सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है, प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी को तो प्रोहिबिटेड ही है। हाँ, यहां तक समझा सबको? बताएंगे यस और नो? एकदम परफेक्ट, पूरा अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। तो आज के दिन में ये सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि अगला जो पार्ट है यूडीए, दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो वो मैं कल स्टार्ट करूंगा। और कल में बचे हुए 2 सेक्शंस भी, या जो भी 2 तीनों सेक्शंस अपने बचे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी प्लानिंग टुमारो सेशन। कल एक छोटी सी टेस्ट भी होगी, बराबर? जैसे अपना सेशन खत्म होता है वैसे एक टेस्ट भी आपको दी जाएगी। आई होप कि आप उस टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स ला सको, इतना तुम प्रिपेयर करो। ये 2 दिन का मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लिया है। जो भी आपको डिफिकल्टीज है प्लीज लेट मी नो ऑन चैट, ऑन ग्रुप। ठीक है, तो ऑल डिफिकल्टीज आर वेलकम, एंड विथ योर ड्यू परमिशन आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।